Good morning, class 7th. Students, we are on chapter number 3, Earth Changing Earth, and this chapter has been mainly divided into two parts, exogenic force, endogenic force. We have done endogenic force in deep, earthquake, volcano, landslide, and dystrophic force we have also done in the previous class. And this class we will discuss exogenic forces मीन्स जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर होती है विद द हेल्प ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशनल फोर्सेस. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. We all love to enjoy the beautiful natural wonders, the varying landform on the earth's surface. But do you know that the different landforms of the earth are made, broken down and remade? हमें पहाड़ बहुत देखने अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो माउंटेनियस इलाके में पहाड़ देखने में बहुत अच्छा लगता है. अगर हम जयपुर की ही साइट्स की बात कर ले तो आमेर हमें देखने के लिए एक विजिटिंग प्लेस के हिसाब से बहुत सुंदर लगता है. बट क्या हमें पता है कि जो पहाड़ हैं या फिर जो भी लैंडफॉर्म्स हैं वो बनते और बिगड़ते दोनों रहते हैं. आज जो हम देख रहे हैं वो कई सालों का रिजल्ट है हमारे सामने. The landscape is exposed to the force of nature and ये सभी किसकी वजह से है? ये नेचर की वजह से है. नेचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम भी हैं. It is being continuously worn down by external forces also termed as exogenic forces. और ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं वो सारे के सारे चेंजेस एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हो रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस. Now the two processes that continuously wear down the rocks on the earth's surface are called weathering and erosion. So पहला पॉइंट है हमारा weathering and erosion. Weathering and erosion. अब यहाँ पर इनके डेफिनेशन देने के साथ साथ बात क्या की गई है वो एक बार और रीड करेंगे. The two processes that continuously wear down the rocks of the earth's surface जो पत्थरों के तोड़ फोड़ के लिए एक तरीके से जिम्मेदार है वो दो चीज़ें हैं. पहला है वेदरिंग, दूसरा है इरोजन. ठीक है. Earth's surface are weathering and erosion. They gradually alter the landscape and create different landform. And ये दोनों लैंडस्केप की चेंजेस के लिए, जैसे अगर अभी पहाड़ हमारा ऐसा है तो कुछ साल बाद ऐसा हो जाएगा, कुछ साल बाद ऐसा हो सकता है, कभी एकदम फ्लैट सरफेस हो जाए. तो इन सब चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? वेदरिंग. वैसे तो हम भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं. हमने यहाँ पर ब्लास्ट कर दिए तो भाई साइज तो छोटी हो गई, वो हम भी जिम्मेदार हैं. बट यहाँ पर नेचुरल थिंग्स की बात की जा रही है. नेचुरली ये सब कैसे एक लैंडस्केप बनते हैं उसके लिए दो चीज़ें जिम्मेदार हैं, वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. वेदरिंग का मतलब है पत्थरों का टूटना और फूटना, तोड़ फोड़, टूट, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस. जैसे मौसम की वजह से यहाँ से जो पत्थर है यहाँ का जो पत्थर है वो यहाँ आके गिर गया. ठीक है, यहाँ पर पत्थर जमा हो गए, इसे हम क्या बोलेंगे? वेदरिंग. दे आर मेनली कॉज बाय एलिमेंट्स ऑफ वेदर लाइक टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन और ड्यू टू केमिकल चेंजेस. अब ये चीज़ें हुई कैसे? ये जो पत्थर है ऊपर वाला वो नीचे गिरा कैसे? यहाँ पर हम पॉइंट लिखा हुआ है टेम्परेचर चेंजेस की वजह से. टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पर, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्रैक्स आ गए. क्रैक्स की वजह से उसकी जो पकड़ थी वो ढीली हो गई और पत्थर जो है नीचे गिर गया. फ्रॉस्ट, ठंड, टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर कम, उनकी वजह से पत्थरों की जो पकड़ होती है वहाँ पर यहाँ पर दरार आ गई. ठीक है, अब ये दरार की वजह से ये बेचारा पत्थर जाके नीचे गिर जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया वेदर की वजह से कोई जो रॉक मटेरियल है, रॉक का पार्ट है वो ब्रेकअप होके नीचे गिर जाता है. नाउ केमिकल चेंजेस की वजह से भी ये सब चीज़ें होती हैं. इरोजन, अब हम आएंगे इरोजन की तरफ. इरोजन इज द वेयरिंग डाउन एंड कैरिंग अवे ऑफ रॉक्स बाय एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, ग्लेशियर, सी वेव्स और विंड. अब देखिए यहाँ पर जो पत्थर है वो गिर गया, ठीक है, यहीं पर है. अब इरोजन का क्या काम होता है? इरोजन का काम होता है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. अब हम चौक का यूज़ कर रहे हैं या फिर इस देखिए यहाँ पर चौक बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं,
ठीक है, अभी तो नहीं दिख रहे होंगे। चलिए यहाँ पर अभी चॉक के पार्टिकल्स हैं। अब इस चॉक के पार्टिकल्स को हम यहाँ ऐसे ही रखे रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर अगर इरोजन होता है, मतलब इस चॉक के पार्टिकल को हवा द्वारा, पानी द्वारा या ग्लेशियर द्वारा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, उसे हम बोलेंगे इरोजन। जैसे हवा द्वारा, धूल थी, हवा उसको लेके गई, पानी, अगर मैं पानी बहा दूँ तो इसके डस्ट पार्टिकल्स है वो बह जाएंगे। ग्लेशियर तो चलिए यहाँ नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर बात की जा रही है इरोजन की। यहाँ पर पत्थर आया, ठीक है, वैसे ऐसा नहीं है कि इतने बड़े पत्थर को हवा अपने साथ बहा के ले जाएगी, छोटी छोटी कंकड़ पत्थर की बात हो रही है। अब वो कंकड़ पत्थर को उड़ा के आगे ले गई, जैसे यहाँ पत्थर गिरे हैं तो वो उड़ा के आगे ले जाएगी, या फिर अगर पानी आ रहा है तो पानी तो बहुत आगे ले जाएगा। जैसे हिमालयाज़ की जो रिवर्स है वो कितने बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ लेके आती हैं, मिनरल्स को अपने साथ लेके आती हैं, तो वही बात यहाँ हो रही है। ग्लेशियर, हवा या पानी, इनकी हेल्प से कोई एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह अगर मूव करती है, इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन मतलब जमा होना, वो क्या कहलाता है यहाँ पर? वेदरिंग एंड इरोजन। कैरिड अवे बाय रॉक्स बाय एक्शन ऑफ, कैसे? रनिंग वाटर, पानी बहता हो, पानी अगर उसे बहा कर ले जाए, जैसे रिवर्स, ग्लेशियर्स, सी वेव्स, समुद्री वेव्स। यहाँ समुद्री वेव्स तो चलिए अभी आने रही है। अगर ये जो पहाड़ है अगर समुद्र में होता तो ये समुद्र की लहरें से अपने साथ ले जाती, हवा ले जाती छोटे छोटे पत्थर कंकड़ों को, और विंड। ओके, नाउ द इरोडेड मटेरियल आर ट्रांसपोर्टेड एंड अल्टीमेटली डिपॉजिटेड बाय दीज एजेंट्स ऑफ इरोजन। एक जगह से दूसरी जगह ये बहा कर लेके जाया जाता है, कैसे? पानी, हवा, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा, और कहीं पर जाकर जमा कर दिया जाता है, इसे ही डिपोजिशन बोलते हैं। द एंटायर, अब इन्हें क्या बोला जाता है? एजेंट्स ऑफ इरोजन। एजेंट है ये, कोई काम करवा देंगे। जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है, कोई काम करवाना होता है, कोई सरकारी काम, तो हम एजेंट के पास जाते हैं, या जैसे बुक करवानी हो हमें, गाड़ी बुक करानी हो, हम एजेंट से बुक कराएंगे, रेलवे में या फिर पर्सनली, जो भी चीज़ें। तो मतलब एजेंट मतलब वो हमारा काम कर देगा। यहीं पर बात की जा रही है एजेंट्स ऑफ इरोजन, मतलब कौन हमारे काम कर रहे हैं? विंड, रिवर, फ्लोइंग वाटर मीन्स रिवर, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा, ठीक है, इरोजन के एजेंट हैं। द एंटायर प्रोसेस क्रिएट्स द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स दैट वी सी ऑन द अर्थ। और ये सारे के सारे मतलब वेदरिंग और इरोजन, ये दोनों बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जो कि हमारे अर्थ पर मौजूद है। देखिए ये एक पिक्चर है जो आपकी बुक के अंदर इंसर्टेड है। देखिए अब यहाँ पर आपको इतनी डिज़ाइनदार मतलब ये जो माउंटेन या फिर पीस ऑफ रॉक दिख रहा है, तो हम सोचेंगे इसको कैसे बनाए। इसको बनाया नहीं गया, इसको हवा ने काट काट के ये शेप दे दी है। हवा आई, एक छोटा सा छेद हुआ, जैसे ये जो पहाड़ है वो इस तरीके का था, ठीक है। अब हवा आई, हवा ने छेद किया, यहाँ पर एक गलती से छेद हो गया। अब साए साए हवा जाती जा रही है, ये छेद बड़ा होता गया, छेद बड़ा होता गया, छेद बड़ा होता गया। अब ये छेद इतना बड़ा हो गया कि ये जो पहाड़ है अब वो इस शेप का हो गया बेचारा, मतलब हवा इससे आगे पीछे क्रॉस करके चली जाएगी, ठीक है। अजीब सा हॉर्न जैसा इस हवा ने इसको मतलब इस रॉक के शेप को बना दिया है। तो इरोजन, वेदरिंग मतलब टेम्परेचर की वजह से, इरोजन की वजह से, विंड की वजह से, एजेंट ऑफ इरोजन की वजह से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स अर्थ के ऊपर क्रिएट होते हैं, सुंदर लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे वर्क ऑफ अ रिवर की, कि रिवर का क्या काम है इरोजन के लिए या फिर डिपोजिशन के लिए। तो ये याद रखेंगे। हम लोगों ने अभी वेदरिंग एंड इरोजन देखा है कि किस तरीके से वेदर मतलब टेम्परेचर हो गया, केमिकल चेंजेस हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं पत्थरों की टूट फूट के लिए। इरोजन मतलब बहा कर ले जाना, डिपोजिशन मतलब लेके जाई गई चीज़ को जमा करना। अब हम देखेंगे वर्क ऑफ अ रिवर। रिवर का क्या काम है? वर्क ऑफ अ रिवर। अ रिवर इज़ अ नेचुरल चैनल ऑफ रनिंग वाटर। बिल्कुल नेचुरल चैनल है, बहती रहती है।
एज रिवर फ्लोज इट एरोडेड द लैंडस्केप। जब रिवर बहती है तो वो घर्षण मतलब इरोड करती है, अपने साथ जो छोटे छोटे पत्थर मिट्टी उनको भी अपने साथ बहाकर ले जाती है। इट कैरीज अलॉन्ग दिस लोड ऑफ रॉक्स, स्टोन्स एंड अदर पार्टिकल्स विद इटसेल्फ। और अपने साथ साथ यहाँ नाम ले लिए गए हैं, क्या क्या अपने साथ बहा के ले जा रही है? लोड्स मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में छोटे छोटे पत्थर लेके जा रही है, स्टोन्स अपने साथ लेके जा रही है और अदर पार्टिकल्स भी अपने साथ लेके जाती है। दिस लोड स्कोर्स क्लियर बाय रबिंग द रिवर बेड। अब देखिए जब कभी भी, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि एग्जाम्पल देते हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, सामने से कोई गाड़ी आ जाती है, अब ज़्यादा डरना नहीं है, हमें बस यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं। सामने से कोई गाड़ी आ गई और वो गाड़ी हमको एक तरीके से उससे टक्कर हो जाती है और हमारी, और वो गाड़ी में हमारा कुछ फंस जाता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ फंस जाती है जिससे हम गाड़ी से अलग नहीं हो सकते, तो हमें गाड़ी अपने साथ ले जाती है। मतलब हम ज़मीन पे गिरे हुए हैं और हमारी कोई चीज़ फंसी हुई है और वो हमें रगड़ता हुआ बाहर आगे तरफ ले जा रही है। तो क्या हुआ, हम लोग रोड से रगड़ खाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो रिवर है, ये रिवर है, ये इस तरीके से यहाँ से आई और इस तरीके से बह रही है, ठीक है। अब ये अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर लेके जा रही है। अब जब ये बहती हुई जाएगी तो इस एरिया को एक तरीके से नुकसान पहुंचेगी, रगड़ के जाएगी, ठीक है। यहाँ पे नुकसान पहुंचाएगी, यहाँ पे नुकसान, मतलब बहुत सारे पत्थर लेके जा रही है। तो नीचे के एरिया को, जो बेड की शीट्स हैं, मतलब ये जो ज़मीन का जो तल है, जो शीट है, उसको एक तरीके से रब करेगी, ठीक है। जैसे हम लोग गिर गए थे और हमें वो खींच के लेके जा रही थी तो हमारे चोट लग गई थी, क्योंकि हम रब हो गए थे एक तरीके से, जो ज़मीन है उससे चोट लग गई थी। यहीं पर बात हो रही है, छोटे छोटे पत्थर या कंकड़ होते हैं, वो जब रिवर्स के साथ आते हैं तो वो ज़मीन का जो तल है ना, उसको घिसते हुए आते हैं, उसको रब करते हुए आते हैं। In the highlands the river flows very rapidly. As a result, erosion is faster. The rivers cut out deep V-shaped valley in solid rocks of landscape. अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है V-shaped valley की। अब एक रिवर है जो यूँ गुजर रही है, ठीक है। अब उसने और रगड़ा, ठीक है, रगड़ने से गड्ढा हुआ, ठीक है, और रगड़ने से गड्ढा हुआ, और रगड़ने से गड्ढा हुआ, और रगड़ने से गड्ढा हुआ। क्या हुआ, जो रिवर अच्छी खासी बह रही थी, अब वो गड्ढे करते करते उसने क्या बना दिया, उसने एक वी शेप की वैली बना दी। मतलब उसने इतना घिसा, इतना रगड़ा कि हमारे जो पत्थर थे वो रगड़ के उसमें एक तरीके से शेप बन गई, वी शेप वैली। एक सपाट सी ज़मीन है, ठीक है, सपाट सी ज़मीन पे वो रिवर उधर से आ रही है, उसने रगड़ा, हम थोड़े नीचे गए, नीचे होते मतलब ऐसी वी शेप की वैली बन गई। उसने उस पूरी, मतलब ये ज़मीन को इस ज़मीन में कन्वर्ट कर दिया। इतना उसने उस बेडशीट को एक तरीके से इरोड किया, क्योंकि इसके साथ बहुत हैवी पत्थर साथ में आ रहे हैं। इस वजह से क्या बन गया, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ रिवर, और वी कैन से दैट बिकॉज ये वर्क था रिवर का, जो प्लेन लैंड या फिर कोई भी जगह, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वी शेप की वैली में। इस तरीके से वी शेप वैली इन सॉलिड रॉक्स ऑफ लैंडस्केप। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वी इस शेप में होता है, इस शेप की वैली की फॉर्मेशन हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिवर। In the highlands, when the river jumps over hard rocks and boulders, they cannot be easily eroded. Rapids form. अब जब ऊंचे इलाकों की बात की जा रही है, जो रिवर है वो कड़े पत्थर हार्ड रॉक्स को ज़्यादा हिंदी में कड़े पत्थर, मतलब जो पत्थर बहुत मजबूत होते हैं, वहाँ पर वो आसानी से इरोड नहीं कर सकती है। हार्ड पत्थर को कोई कैसे इरोड करेगा, सॉफ्ट पत्थर तो चलो टूट भी जाएगा, उस पर जोर से हम कुछ मारेंगे, बट जो हार्ड पत्थर होते हैं वो आसानी से टूटते नहीं हैं, तो रैपिड्स बनते हैं, रैपिड्स फॉर्म। वाटरफॉल कैसे बनता है, झरना कैसे बनता है, वाटरफॉल इज क्रिएटेड व्हेन द रिवर प्लंजेस डाउन फ्रॉम द ग्रेट हाइट। जब कोई ऊंची जगह से जब पानी गिरता है
फ्रॉम ग्रेट हाइट एट द एज ऑफ हाईलैंड, मतलब ऊंची जगह से कोई पानी नीचे गिरता है, और एक स्टीप वैली, और व्हेन हॉरिजॉन्टल बैंड ऑफ हार्ड रॉक वर अंडरकट सॉफ्ट रॉक्स बिलो लाइज ऑन द पाथ ऑफ द रिवर। वाटरफॉल तब बनता है, झरना तब बनता है जब एक ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है। नीचे गिरने की वजह से यहाँ पर हार्ड रॉक, बैंड ऑफ हार्ड रॉक विद अंडर कट्स ऑफ, जो हार्ड रॉक होते जैसे जो ज़मीन की सरफेस है वो हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक से बनी हुई, सॉफ्ट रॉक को वो काटता हुआ हार्ड रॉक तक पहुँचता है, हार्ड रॉक तो वह काट नहीं पाता है, तो ऊंचाई से गिरा हुआ पानी अगर वो नीचे जाता है हार्ड रॉक तक ही जा पाएगा क्योंकि सॉफ्ट रॉक को वो काट चुका है। तो ये हो गई वाटरफॉल की फॉर्मेशन। मतलब वाटरफॉल की सिंपल सी डेफिनेशन है, ऊंचाई से गिरता हुआ पानी झरना बनाता है, दैट्स इट। ना फर्दर डाउन स्ट्रीम, अगर हम बात करें यहाँ पर इस ग्रीन पोर्शन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, एंजल वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, एंजल वाटरफॉल कहाँ पर है? साउथ अमेरिका, वेनेजुएला। एंजल वाटरफॉल, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल वाटरफॉल। द नियाग्रा फॉल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो कि यूएसए कनाडा में सिचुएटेड है। द विक्टोरिया फॉल्स इन अफ्रीका, ये भी दो फेमस वाटरफॉल हैं। Now, further downstream, tributaries join the main river and its volume increases. Tributary means कोई एक बड़ी सी नदी है, अगर उसमें कोई एक छोटी सी नदी आके मिल जाती है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर कहलाती है। जैसे एक बड़ा सा हाईवे है, इतना बड़ा, अगर उसमें कोई छोटी सी गली आके मिलती है या फिर रोड आके मिलती है तो ये क्या हो गई? इस बड़े से हाईवे की ट्रिब्यूटरी हो गई। अब यहाँ पर बात की जा रही है रिवर की, जैसे गंगा रिवर की अगर हम बात करें, गंगा रिवर मेजर रिवर है, अगर इसमें यमुना नदी आके मिलती है तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी हो गई? यमुना रिवर। बड़ी सी नदी में कोई छोटी नदी आके मिल जाती है तो क्या हो जाता है? पानी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। द रिवर फ्लोज स्लोली ओवर द प्लेन्स कार्विंग वाइड वैलीज। द स्लो रिवर ट्विस्ट एंड टर्न्स बेंड ओवर द वाइड प्लेन्स फॉर्मिंग लूप्स कॉल्ड meander। अब द रिवर फ्लो स्लोली ओवर द प्लेन्स। अब जब रिवर प्लेन एरिया से बहती है हमारी, ये तो बात हो गई ट्रिब्यूटरी रिवर की। जब कोई रिवर प्लेन एरिया से गुजरती है वाइड वैली बनाती हुई, द स्लोली, अब कोई रिवर इस तरीके से बह रही है, यूं बह रही है, प्लेन एरिया से बह रही है, ट्विस्ट एंड टर्न्स लेके बह रही है, ठीक है, इस तरीके से लूप बनाते हुए बह रही है। तो इस तरीके के रिवर्स को क्या कहा जाता है? इस तरीके के रिवर्स को कहा जाता है meanders। ये इतने सारे काम हैं रिवर्स के अलग अलग, जैसे अभी हमने वाटरफॉल पढ़ा, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आ गए हमारे इस पॉइंट की तरफ कि ट्रिब्यूटरी रिवर्स किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए हैं डायरेक्टली हमारे meanders पे। तो रिवर्स का क्या क्या काम है वो हम लोग फटाफट अलग अलग पॉइंट्स के साथ देख रहे हैं। Continuous erosion and deposition along opposite sides of the meander bring the end of the loop until they nearly join the main rivers, breaks away the leaves and behind a cut-off horseshoe shape lake called Oxbow Lake। ये देखिए, ये एक रिवर बह रही है। A river coursing through a flat plain develops snail-like curves called meander। मतलब मैंने ज़्यादा ही लूप बना दी, इतने लूप वैसे होते हैं कहीं कहीं रिवर्स में, डायग्राम्स अगर आप सर्च करेंगे। यहाँ पे बात की जा रही है एक छोटी सी रिवर है जो meander रिवर है, जो आराम से थोड़ी लूप बनाते हुए बह रही है, ठीक है। The meander grows as water washes away land on the curves। अब meander इस साइड बढ़ी तो ये जो लैंड सरफेस था वो छूट गया, इस साइड बढ़ी तो ये हमारा लैंड सरफेस इधर छूट गया, इस साइड बढ़ी तो हमारा लैंड सरफेस इधर छूट गया। अब यहाँ से ओवर 1000 of years a meander may curve back on itself। अब सालों बाद इस शेप की बन जाती है, ये एक लूप बन गया। ये लूप तो पहले से था, अब यहाँ से रिवर जो थी वो सीधी फ्लो हो गई, अब इससे ये वाली रिवर से ये वाली रिवर मिल गई तो एक लूप बन गया था। अब इस लूप को हम क्या बोलेंगे? इस लूप को बोलेंगे ऑक्सबो लेक। ग्रेजुअली
debris collects in the loop's neck creating a separate oxbow lake. अब यहाँ से लैंड सरफेस से अलग हो जाती है, इस वजह से ये एक इस शेप की बन जाती है, हॉर्स शू लाइक शेप की बन जाती है। और इस तरीके की लेक को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक। मिएंडर से एक तरीके से अलग हो गई थी, लैंड सरफेस एरिया की तरफ बढ़ गई थी, इसका लैंड सरफेस, इसका वाटर एरिया मिएंडर रिवर से अलग हो गया और इस वजह से क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सबो लेक बन गई।